नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा। आज मुद्दा में बातचीत करेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी की रणनीति की। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी जमीन मजबूत करने की तलाश में जुटी बहुजन समाज पार्टी ने अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कभी पार्टी के अंदर और कभी पार्टी के बाहर रहने वाले आकाश आनंद के ऊपर भी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। ऐसे में खोए हुए जनाधार या वोट बैंक की तलाश में 7 सितंबर को बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर्स हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक मायावती इस बैठक में पंचायत चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने और रणनीति को मजबूत करने के निर्देश दे सकती है। पार्टी का लक्ष्य गांव-गांव तक अपनी पहुंच बढ़ाना और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह चार्ज करना है। इसके लिए संगठन विस्तार के तहत गांवों में चौपाल लगाने की योजना पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही जमीन पर काम न करने वाले पदाधिकारियों को हटाने का फैसला भी लिया जा सकता है। संगठन में नई ऊर्जा का संचार हो सके, यह इरादा है। चुनाव से पहले मायावती के सक्रिय होने से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों से सियासी रूप से सुस्त चल रही मायावती का वोट बैंक बिखर सा गया था। बीएसपी के वोट बैंक के छिटकने का बीजेपी और सपा को फायदा हुआ था। बड़ी संख्या में बीएसपी के कोर वोटर्स यानी अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाता छिटक चुके हैं। लेकिन बीएसपी ने हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, जिसके बाद मायावती ने संगठन को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया है। आकाश आनंद की वापसी और उनकी सक्रियता से पार्टी युवा वोटर्स और दलित समुदाय को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। पंचायत चुनाव में मजबूत प्रदर्शन के जरिए बीएसपी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की रणनीति बना रही है। अब सवाल ये है कि क्या मायावती भारतीय जनता पार्टी और सपा के वोट बैंक में सेंध लगा पाने में सफल होंगी, ताकि वो अपना खोया जनाधार दोबारा हासिल कर सके? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो बीएसपी की ये बड़ी रणनीति बनाई तो गई है, लेकिन क्या कारगर होगी कि नहीं, यह देखना होगा। बिना वक्त जाए किए चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से, माफ़ कीजिएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी के तरफ से नहीं, समाजवादी पार्टी के ही तरफ से हैं, दोबारा माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ प्रवक्ता शरद शरण साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ। अब तो देखिए बीएसपी के कोई प्रवक्ता भी कम आते हैं, उनके झंडे भी कम दिखते हैं। यदि बात करें सड़कों पर जनाधार के ऊपर हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वह जनाधार वाकई दोबारा बीएसपी हासिल कर सकती है? जाटव साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है बीएसपी की तमाम रणनीतियों को लेकर, जब 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा में भी उनकी संख्या हाशिए पर है? ऐसे में आपको लगता है बीएसपी इज स्टिल अ फैक्टर और नॉट अ फैक्टर एट ऑल? कुणाल जी, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का एक पीछे 80 के दशक में एक जो माहौल था, और सही मायने में उस वक्त में इन्होंने जिस तरीके से जातिवाद को लेकर के गलत तराजू तलवार मारो इनके जूते चार, इस प्रकार के समाज को बांटने के जो नैरेटिव गढ़े और उससे एक वर्ग जो है इनके साथ में इकट्ठा हुआ, उसको फिर थोड़ा सा इन्होंने और थोड़ा सा वो बदला, मुस्लिम समाज को भी जोड़ा और बाद में फिर ये ब्राह्मण समाज भी इनके साथ में जुड़ा। तो ये एक बहुत सरल और आसान तरीका उन्होंने अपनाया समाज को बांट करके राजनीति करने का। इनके काम के पीछे किसी तरीके की आइडियोलॉजी नहीं थी कि इनको समाज का उत्थान किस तरीके से करना, तोड़ना इनकी आइडियोलॉजी। और स्वाभाविक बात है, जो तोड़ने की नीयत से काम करता है वो स्वयं टूटता है। ये बहुजन समाज पार्टी की स्थिति को देख करके आज हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास कर रही है। कोई इन्होंने नेता नहीं दिए, और नेता देते भी कहां से? लोग आइडियोलॉजी के साथ जोड़ते हैं, आपके पास कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं।
आज मायावती जी ने जिस तरीके से समाज को डिक्टेटरशिप से मुक्त करके लाना है, आगे बढ़ाना है, ऐसे में वो स्वयं डिक्टेटर बन गई। आज बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति नहीं तैयार किया जो इस पार्टी का नेतृत्व कर सके। हम इतने समय से मजाक देख रहे हैं, केवल मायावती जी आती हैं और बाहर निकल करके और संबोधन करके चली जाती है। जिस प्रकार से रानी एलिजाबेथ का व्यवहार वैसे का मायावती जी का, ठीक है, उनके समाज के लोग खुश होते होंगे। ज्यादातर मैं भी जिस समाज को बिलोंग करता हूँ, मेरे समाज के लोग भी उनके सपोर्टर हैं जी। फैक्ट ये है। तो इनफैक्ट क्या है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इनकी इस कार्यशैली से बहुत ज्यादा खुश नहीं। आकाश आनंद जी को जिस तरीके से इन्होंने अपना आगे का जो काम देखने के लिए नेतृत्व देने का प्रयास कर रही हैं। आकाश आनंद तो हमारे से बहुत छोटे हैं ना। और आप ये लगाओ, जिस वक्त में लोगों ने इस पार्टी को कैडर करके और आगे बढ़ाया, आज उन लोगों के सामने एक छोटा बच्चा जो पोते के बराबर है उनका नेतृत्व करे, तो स्वाभाविक बात है इस चीज को पार्टी के अंदर ही लोग जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मगर हाँ, बहुजन समाज पार्टी एक ब्रांड रहा है, इस वजह से काफी हद तक लोग जो है इनके ब्रांड के नाम के साथ में अभी चिपके हुए हैं। मगर इसके परिणाम जो है हम मैं मानता हूँ कि ऐसे नहीं दिखाई देंगे कि बहुत ज्यादा कोई व्यक्तिगत अपने निजी आधार पर कोई चुनाव जीत ले विधायक या सांसद, वो अलग विषय हो सकता, मगर पार्टी की जो फिलॉसफी है और उसके जो कार्यकर्ताओं का जो इस वक्त पोजीशन है उसके आधार पर तो मुझे कहीं भी बहुजन समाज पार्टी का कोई बहुत अच्छा भविष्य नहीं दिखेगा। ठीक है शरण साहब, एक वक्त था, एक दौर था जब आपकी सीधी लड़ाई बीएसपी से हुआ करती थी, आप सत्ता में या वह सत्ता में, और अब एक वक्त है जब आप लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन चर्चा हम आज बीएसपी पर कर जरूर रहे हैं। आपको लगता है बीएसपी के बिखर जाने से, एक बार जो तमाम मोती बिखर गए हैं उनको फिर से एकजुट होकर माला बनने में की अब कोई गुंजाइश है? आपको लगता है, चूंकि वोट बैंक में तो सेंधमारी हो ही चुकी है, कहते हैं कि आपके तरफ लोग आए हैं, कुछ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं, लेकिन उनके तरफ अब कौन है? और ऐसे में जो नए सिरे से पार्टी को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, अभी तो केवल बातें की जा रही है, उससे कुछ भला देख पा रहे हैं आप बीएसपी का? कोई थ्रेट है आपके लिए या कोई थ्रेट नहीं? कुणाल जी, सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का बहुजन समाजवादी पार्टी से मुकाबला होता था, ये अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी दल हैं उनमें से अधिकांश अपनी एक विचारधारा लेके चलते हैं, उसी हिसाब से अपने कैडर को तैयार करते हैं और अपने मुद्दे को तैयार करते हैं। और कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो प्राइमरीली वो लोक कल्याण के मुद्दों के साथ आता है। तो जब लोक कल्याण की बात करते हैं तो उसमें पूरा समाज, समाजवादी पार्टी समाजवाद की प्रस्तावना लेके चली है और वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हिंदुस्तान में जो सैकड़ों साल से जिस तरीके के विभाग थे, जिस तरीके से ऊंच नीच का व्यवहार था, चाहे वो जातिगत हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उस गैप को फिल करना है और हर इंसान को एक गर्वपूर्ण, सम्मानपूर्ण, सभी सुविधाओं से सुसज्जित जीवन देना है, समाजवाद की स्थापना करनी है। तो इसमें हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम अपने मुद्दे से चल रहे हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव लड़ते हैं और उन समीकरणों को जमीन पे अंततः आना ही होता है। फिर भी अगर लड़ाई की आप बात करें तो बहुत संकल्पित मन से समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता आपको स्पष्ट आवाज के साथ मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना हमारा कोई संबंध हो सकता है, ना कभी समझौता हो सकता है। क्योंकि जो हमारी लड़ाई है वो असल में शोषक के खिलाफ शोषितों की लड़ाई है। और जो मनु महाराज का जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम की कर्ता धर्ता आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी है। राजतांत्रिक सोच के साथ चलते हैं और जो पुराना शोषण का सिस्टम था उसी को कहीं ना कहीं पुनर्स्थापित करने के लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं। और एक नायक के माध्यम से, एक सोच के माध्यम से देश चलाने के बजाय वो लोकसभा में एक डंडा रख के लोकसभा चलाना चाहते हैं। उसके नामकरण अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, इन लोगों ने उसका नाम सिंगोल रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी व्यवस्था में
डंडों का और लाठियों का इस तरीके से रूपांतरण करके लोकसभा जैसे जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मंदिर है वहां पे स्थापना करते हैं, ये इनका असली चेहरा है। और मैं समझता हूँ, जितना मैंने अपने बचपन से देखा है, समाज में देखा है, परिवार में देखा है, बड़ों बूढ़ों के बीच में देखा है, बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी बाम सेब के माध्यम से, DS4 के माध्यम से निकल के आई है। उन्होंने बहुजनों की लड़ाई लड़ी, तो हमारा और उनका दर्द साझा है, हमारी और उनकी तकलीफें भी साझा हैं। लेकिन राजनीतिक जो व्यवस्था है हमारे लोकतंत्र में, संविधानिक के मात है, उसमें ये ऊंच नीच, अप डाउन, लेफ्ट राइट, ये सब चलता रहेगा। बट मोटी लड़ाई जो मनु महाराज की व्यवस्था है उसके ही खिलाफ हमारी भी है। शायद बसपा थोड़ी सी मनु महाराज के ही पैर में आके थोड़ी भटकी है और थोड़ी फंसी हुई है, उनको निकालने की जरूरत है। चलिए, कम से कम एक कंसेंसस तो बना आपके लिए भी। आप ये मानते हैं कि लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी भी बीएसपी को कोई फैक्टर नहीं मानती है। इसका मतलब धरातल पर बीएसपी की एग्जिस्टेंस महज कागजों पर नजर आ रही है। ताकत तो लगा रहे हैं, कितना असरदार होगा यह देखना बाकी है अभी। आमतौर पर प्रायः यह आरोप आप पर लगाया जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि आपकी बी टीम के रूप में बहुजन समाजवादी पार्टी काम कर रही है। आप इस पूरे स्टेटमेंट को या इस पूरे जो आकलन किया जाता है बीएसपी का आपके साथ का, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है और क्यों विवशता है मायावती की? ऑलमोस्ट हाशिए पर जा चुकी वह पार्टी है, अब उनके पास कोई बड़ा विजन नजर आ नहीं रहा है। ऐसे में क्या मजबूरी हो सकती है कि केवल चुनाव के पहले सुगबुगाहट उनकी तेज हो जाती है और फिर पूरे कोर्स ऑफ टाइम में वो शांत से पड़े रहते हैं? ऐसी क्या विवशता है, आपको क्या लगता है? बहुजन समाज पार्टी को बी टीम के रूप में, भाजपा की बी टीम के रूप में जो कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। इनफैक्ट लोगों को मालूम नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ये बनी कैसे। देखिए, जिस वक्त इमरजेंसी थी तो 1978 में उत्तर पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस पूरे देश में हार चुकी थी। पंजाब से ये पार्टी का गठन हुआ और रोपड़ के काशीराम उनको जो है 6 दिसंबर 1978 को वाम सेब का अध्यक्ष बने वो, और वहीं 13 अप्रैल 1978 को लिबरेशन खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का गठन हुआ। जनरल सिंह भिंडरावाला वो उसके बने, चीफ बने, और ये दोनों को ये पुष्ट करने का काम ज्ञानी जैल सिंह कर रहे थे, क्योंकि वो वहां से, क्योंकि पूरे देश में स्थिति खराब थी कांग्रेस की। तो जनरल सिंह भिंडरावाले ने गोली से आतंक फैलाए और काशीराम उन्होंने 6 दिसंबर 1978 के बाद वामसेब के नेता के रूप में इन्होंने गोली से आतंक फैलाया। और मैंने कहा ना, तिलक तराजू तलवार मारो इनके जूते चार, ये गोली से जो आतंक है वो चलता रहा। और बहुजन समाज पार्टी से, वामसेब से ये DS4 बना, DS4 से ये बहुजन समाज पार्टी बना। और उस वक्त में बहुगुणा जो है, उन्होंने कहा था, हेमवती नंदन बहुगुणा ने, कि इंदिरा गांधी ने बहुजन समाज पार्टी को पुष्ट करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली है। ये बी टीम हमारी नहीं है, ये बी टीम जो है कांग्रेस की है और कांग्रेस ने ही इसको पुष्ट किया। और आज जो जातिवाद का जो जहर है वो इनके द्वारा पुष्ट किया गया। आज राहुल गांधी जी कंधे ऊंचे कर करके, टी-शर्ट बाएं फैला करके एक ही बात करते हैं कि हम जातिगत उसकी व्यवस्था की जो है ना कैलकुलेशन करेंगे। केवल जाति के पीछे ही इनका नैरेटिव इनका चलता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की भी स्थिति यही है। अभी आपने शरद जी की सारी बातें सुनी, इन्होंने मनु का इतना नाम लिया, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अनुयायी अगर कोई है तो वो भी इतना नाम लेता होगा। आज क्या मनु की व्यवस्थाएं चल रही है देश के अंदर, मगर आप झूठा नैरेटिव गढ़ रहे हैं। किस लिए? क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी में सर्व धर्म के लोग नहीं है, सब जाति के लोग नहीं है, और देश के हर एक व्यक्ति को जो है ना ये पार्टी सारी सुविधाएं दे रही है, सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, मगर ये नैरेटिव क्या कर रहा है मनु का। अभी इन्होंने पेट्रोल की भी बात वहां से अमेरिका से आ गई है ना,
कि रशिया से जो पेट्रोल लिया जा रहा है उसका लाभ जो है यहाँ के ब्राह्मण्स को मिल रहा है। तो देश को जातीय आधार पर बांटना, इनके पास कोई दिमाग नहीं है, किसी तरीके से कैसे काम करना है बिल्कुल नहीं सोचना, डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचना, केवल देश को जाति में तोड़ दो, धर्म में तोड़ दो, यहाँ पर गृह युद्ध कर दो, ये स्थिति है। मतलब शरद जी बहुत अच्छा बोले, मगर उस बोल में जो इनके विचार थे ना, वो समाज को बांटने के थे। मनु से नहीं देश चल रहा, ये देश जो है संविधान से चल रहा है, और वो जो संविधान है वो इस देश के सांसदों ने बनाया है और सबकी चिंता करके बनाया है, पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव रूप में बनाया है। ऐसे में मनु का नाम लेकर के तो आप केवल जो है ब्राह्मण की स्थितियां पैदा करके देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ठीक है शरण साहब, एक वक्त वह भी था जब बुआ बबुआ का भी गठबंधन हुआ था, हालांकि वो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है, लेकिन अब आपको लगता है कि बीएसपी का जो वोट बैंक खिसका वो डिबेटेबल है कि किसके पाले में गया, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप ये जरूर हुंकार भरते हैं कि उनका जनाधार आपके साथ आ गया, उनकी सोच आपके साथ इंक्लाइन हो गई। ऐसे में आपको लगता है कि आगामी वर्ष में जो चुनाव होंगे उसमें वह फैक्टर आपके साथ फिर भी खड़ा रहेगा और आप एक डिसाइसिव चेंज ला सकते हैं? अनम्यूट कर लो शरण साहब, अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। क्षमा चाहता हूं, मैंने म्यूट किया था ब्रेक में। जी जी। जो आपने बात कही है बदलाव की, तो जो समाजवाद की निरंतर संघर्ष है उसके बदलाव का फर्क देख लीजिए। मैं किसी पे व्यक्तिगत आघात करने के मकसद से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शांत प्रकाश जी लगातार कह रहे हैं कि जाति नहीं है, जाति नहीं है, और मेरे को जो आपके चैनल पे उनका नाम पढ़ने में आ रहा है वो शांत प्रकाश जाटव पढ़ने में आ रहा है। ये एक सिंबोलिज्म है जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी पोस्चरिंग कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज भी है, इसको बताने की जरूरत है, इसलिए सरनेम यूज हो रहा है। आपको मेरे नाम पे सरनेम दिख रहा है, आपको आपके नाम में सरनेम है, और आपके नाम पे सरनेम क्यों नहीं है ये भी आप जानते हैं। मुझे लगता है परिवार के संस्कार रहे होंगे, आपको जाति भेद से दूर रखने का प्रयास रहा होगा, या शायद ये स्वयं का आपका विवेक रहा हो। लेकिन कितना हम सबको इस पटक पे स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे समाज में जाति का एक बहुत बड़ा असर है, क्योंकि हजारों साल से इसी वर्ण व्यवस्था से हम हिंदू समाज में पैदा हुए हैं, फलित हुए हैं और पोषित, और हम सबका ये साझा संघर्ष है कि हम जातिवाद को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन जातिवाद को समाप्त करने के लिए भी जातिवाद में ही उतर के इसका फैसला होगा। कारण जो शोषित समाज है, दबा कुचला समाज है, जब तक उनका हक और हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने कास्ट सेंसस का सिस्टम बंद किया था और हम लगातार सिर्फ सेंसस पे चलते रहे, कौन क्या राजनीतिक दल क्या कहता रहा है, इतिहास से हमें सबको सीखना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उसको अनुकूल करके उससे लेसन्स भी डिराइव करने होते हैं। तो आज की वक्त हम उस दरवाजे पे और उस मुहाने पे खड़े हैं कि हमें यह अवलोकन करने की जरूरत है कि आखिर 80 साल की स्वतंत्रता के बाद इस देश में किस किस समाज के पास क्या पहुंचा है। जब तक आपके पास सेंसस नहीं करेंगे, आपके पास डेटा नहीं होगा, आपका जो पॉलिसी कमीशन है वो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन कैसे डिसाइड करे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस कीजिए, सभी समाज के लोगों की गिनती कीजिए, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का अवलोकन कीजिए, और फिर सब लोग बैठ के तसल्ली से रास्ता बनाइए कि अभी भी क्या क्या कमियां बची हैं, क्या खामियां बची हैं, उनको पूरा किया जाए। और जाति व्यवस्था जब सब बराबर हो जाएंगे तो स्वतः दूर होगी। तो बीजेपी ने हामी तो भर दी है, वह भी आपके साथ इस मुद्दे पर खड़े हैं, फिर भी संशय है क्या? जी, बीजेपी ने भी तो हामी भर दी है कास्ट सेंसस को लेकर, वो आपके साथ खड़े, वो तो कह रहे हैं वो करवाएंगे, फिर भी कोई मन में संशय है क्या? हमारे कुछ प्रतिबद्ध वचन हैं समाजवादियों के, हाँ, उनमें से संघ की मानसिकता और संघ का राजनीतिक संस्थान भारतीय जनता पार्टी, इसके विषय में हमारा कोई संशय नहीं है। संघ बहुत अच्छी बातें करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यकीन मानिए संघ एक ऐसा संगठन है, खैर वो रजिस्टर्ड नहीं है, और उनका इतिहास राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति क्या रहा
वो जनमानस जानता है तो हम उसको पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन जनता ये जानती है कि वहां पे हर ब्राह्मण भी सर संघ चालक नहीं बन सकता, उसके लिए चित पावन ब्राह्मण होना जरूरी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनका इतिहास कहता है, उनका वर्तमान कहता है। और जब वो ये बात करते हैं मोहन भागवत जी की हिंदू मुसलमानों को सामंजस्य के साथ रहना चाहिए, और उन्हीं के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में संभल में खुदाई करते हैं और बोलते हैं हम आतताइयों से हिसाब लेंगे, तो सवाल ये उठता है कि अगर संघ का राजनीतिक प्रकोष्ठ मात्र है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या सर संघ चालक के राजनीतिक दल बात नहीं मानते? या जेपी नड्डा जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं, हम स्वयं में सक्षम है, तो मतलब अगर बेटा इतना सक्षम हो गया है कि पिता को घर से निकाल सकता है, तो इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। और आम जनता भी समझ गई है कि इनके कर्मों पे हम लोग ध्यान देते हैं, इनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पीडीए है, जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो अपमानित है, हमने उनको सबको एक साथ लामबंद किया कि मीठा चूरन खाने की जरूरत नहीं है। सामने जो दिख रहा है, जो कर्मों में दिख रहा है, उसकी भावना के साथ हमको निरंतरता पे समाजवाद के रास्ते पे चलना है और भारत के समाज को समाजवाद के रूप में लाना है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतने की ही इजाज़त देता है। तो बीएसपी का तो जो होगा सो होगा, वह जनता ही डिसाइड करेगी, लेकिन फौरी तौर पर बीएसपी अपनी कमर कसने में जुटी हुई है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि यह सब करके वह क्या हासिल कर पाती है। मुद्दा में आज बस इतना ही।